मेरे फ्लैट के बराबर वाले फ्लैट में एक आंटी रहती थी जिनकी उम्र 38 साल थी और उनके शोहर कई साल पहले वफात पा चुके थे। उनके दो बच्चे थे जो अपने नाना नानी के पास रहते थे, जबकि वो आंटी अपनी जिंदगी अकेले गुजार रही थीं। बहुत पर्देदार, खुश मिजाज और अपनी दुनिया में मगन औरत थी। मैं एक सरकारी मुलाजम था। मेरी बीवी कुछ साल पहले मुझसे तलाक ले चुकी थी और बच्चे अपनी माँ के साथ रहते थे। मेरी जिंदगी भी तन्हाई में गुजर रही थी। आंटी का अंदाज, चाल और बात करने का सलीका मेरे दिल को छू जाता था। उनके लहजे में एक अजीब मिठास थी और निगाहों में एक थकी हुई चमक छुपी थी। कुछ अरसे के बाद हमारी सलाम दुआ बढ़ने लगी। वो अक्सर अपने फ्लैट के बाहर झाड़ू लगा रही होती तो मुझे सलाम करती। मैं जवाब देकर मुस्कुरा देता। एक दिन वो मेरे दरवाजे पर आई, हाथ में तेल की बोतल थी। कहने लगी, भाई सॉरी, एक काम था। मेरी वो पुरानी सिलाई मशीन है, उसकी सुई जाम हो गई है। आप प्लीज मुझे उसका ऑयल चेंज कर दें। मैं एक लम्हे के लिए हैरान हुआ। आंटी की आवाज में थोड़ी शर्म थी, मगर उसके पीछे एक मासूम एतमाद भी था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ऑयल चेंज करवाना है। आंटी कहने लगी, जी तेल डालने वाला काम? मतलब मेरी मशीन जाम हो चुकी है और मैं कोशिश कर रही थी मगर मेरे हाथों से कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने चाबी उठाई और उनके पीछे उनके फ्लैट में चला आया। अंदर बहुत महक थी, कमरा बहुत साफ सुथरा था, हर चीज सलीके से रखी थी। आंटी मशीन लाकर एक चादर पर रख चुकी थी। मैं बैठा, हाथ में कपड़ा लिया और धीरे से सफाई शुरू की। मैंने कहा, ये मशीन बहुत पुरानी है। आंटी कहने लगी, हाँ ये मुझे शादी के वक्त मिली थी, लेकिन अब तो जैसे हर चीज की रवानी खत्म हो चुकी है। मैंने एक नजर उनकी आंखों में देखा था। एक लम्हे को खामोशी तारी हो चुकी थी। वो बात कहने के बाद फौरन किचन में चली गई। कहने लगी, चाय बनाकर देती हूँ, आप मेरी मशीन का ऑयल चेंज कर लें। जब वो वापस आई तो मैंने सफाई मुकम्मल कर ली थी और तेल लगाकर मशीन को रवां कर दिया था। मैंने कहा, अब चला कर देखें। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा पड़ी। थोड़ा सा झुक कर मशीन की सुई को हाथ लगाया। मशीन ने रवानी से चलना शुरू कर दिया। कहने लगी, वाह भाई, आपने तो जैसे जादू कर दिया हो। मैंने कहा, आंटी ये सिर्फ ऑयल चेंज था, असल बात रवानी की होती है। जब वक्त पर चिकनाई मिले तो हर चीज दोबारा चल पड़ती है। आंटी ने एक लम्हे को मेरी तरफ देखा, जैसे मेरी बात समझ गई हूं, मगर वो कुछ भी नहीं बोली। उनके लबों पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जिसमें कई राज दफन थे। उसी शाम के बाद हमारी बातचीत में एक नरम रवानी आ गई। अब वो कभी कभी दोपहर के वक्त मुझे चाय पर बुला लेती। मैं भी बगैर शर्म के वहां चला जाता। एक दिन आंटी कहने लगी, भाई आज मेरी तबीयत कुछ बोझल है, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरे कंधे पर थोड़ा सा तेल लगा दें, ऐसे लगता है जैसे कुछ जम गया हो। मैं आंटी की बात सुनकर हैरान हुआ, लेकिन मैंने कहा, जी मैं लगा देता हूँ। आंटी के लहजे में कोई शरारत नहीं थी, बस वही पुरानी आंटी थी, अपनी दुनिया में मगन मगर अंदर से तन्हा थी। मैंने तेल हाथ में उठा लिया। आंटी सोफे पर लेट चुकी थी। उनके दुपट्टे का किनारा कंधे से सरक रहा था। मैंने उंगलियों में थोड़ा सा तेल लेकर उनके कंधे पर नरमी से मलना शुरू कर दिया। एक खामोशी थी और उस खामोशी में गहरी सांसों की आवाज थी। आंटी कहने लगी, भाई कभी कभी लगता है जैसे जिंदगी सिर्फ ऑयल चेंज मांगती है और सब कुछ फिर से चलने लगता है। मैंने उनकी बात में छुपी हुई थकन, तन्हाई और ख्वाहिश को महसूस किया था और वो लम्हा हमेशा के लिए मेरे दिल पर नक्श हो चुका था। उस दिन के बाद आंटी की निगाहें बदल चुकी थीं। वो वही आंटी थी, सलीके वाली, धीमी बात करने वाली, मगर अब उनकी नजरें ठहर जाती थीं और कभी कभी झुक कर कुछ छुपा भी लेती थीं, जैसे कोई अंदर की रोशनी छलकने से रोक रही हो। एक दोपहर में दफ्तर से जल्दी वापस आया। गली में दाखिल होते ही दरवाजे पर आंटी खड़ी थी। हाथ में छोटा सा डब्बा था। भाई माफ कीजिएगा, मेरा रूम कूलर अजीब आवाज निकाल रहा है, शायद इसका भी ऑयल चेंज करना है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, आप तो अब हर चीज की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल रही हैं। आंटी कहने लगी, आपके कंधे बहुत भरोसे वाले हैं। ये जुमला सीधा मेरे दिल पर उतरा था। वो शर्मा कर वापस मुड़ी और अंदर चली आई। रूम कूलर कमरे के कोने में रखा था, पुराना सा था, वाकई आवाज कर रहा था। मैं उसे ठीक करने लगा। आंटी किचन में चाय लेने चली गई। बर्तनों की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। कूलर के शोर में एक अजीब सा मजा आ रहा था, जैसे सुकून इस शोर में छुपा हो। मैंने ध्यान से कूलर की सफाई की और नई चिकनाई लगाना शुरू कर दी। इतने में आंटी मेरे पास आई। उसके हाथ में चाय की ट्रे थी। कहने लगी, कितना वक्त लगेगा? मैंने कहा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब तक अच्छी तरह तेल लग नहीं जाता ये शोर बंद नहीं होगा। मेरी बात सुनकर आंटी कहने लगी, क्या दिलों पर भी ऑयल लगाया जा सकता है? मैंने हैरान होकर उन्हें देखा तो वो मुस्कुरा रही थी।
मगर ये मुस्कुराहट किसी मजाक की नहीं, एक अधूरे सवाल की थी। मैंने कहा, दिल पर सिर्फ वही तेल लगता है जो नीयत से निकले और जो बगैर छुए वहां तक पहुंच जाए। खामोशी छा चुकी थी, कूलर बंद हुआ, पंखा रवां हो चुका था। मैंने कहा, अब ये शोर नहीं करेगा। आंटी कहने लगी, काश इंसान भी इतने आसान होते। खैर, हम दोनों ने चाय पीना शुरू की। धीरे धीरे मौसम गर्म हो रहा था। मैंने खिड़की से बाहर देखा, शाम का रंग गहरा हो रहा था। आंटी मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, भाई कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब है, शायद जिस्म में नमी की कमी हो चुकी है। अगर आपके पास वक्त हो तो आज जरा मेरे पाँव पर तेल मल दें। ये जुमला आम होता तो शायद बुरा लगता, मगर वो इस कदर नरमी और सादगी से कह रही थी कि उसमें कोई शरारत नहीं थी। बस एक औरत की तन्हाई झांक रही थी जो अपने जिस्म की बेरौनकी को किसी के लम्स से जगाना चाहती थी, वो भी बगैर किसी लफ्जी तजावज़ के। मैंने सर हिला दिया। वो सोफे पर बैठ चुकी थी, दुपट्टा अब भी मुकम्मल अंदाज में था। उन्होंने पाँव सामने किए। मैंने हल्के हाथों से तेल उंगलियों पर लगा लिया और उनके तलवों पर नरमी से लगाना शुरू किया। उनकी सांस की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। कहने लगी, आपके हाथों में बड़ा सुकून है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा जिस्म जिंदा हो रहा हो। आंटी की बात सुनकर मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सिर्फ उनकी मालिश करता रहा। आंटी कहने लगी, कभी कभी लगता है कि तेल सिर्फ मशीनों के लिए नहीं होता, जिस्म भी चीख चीख कर कहता है अब कुछ रवानी चाहिए। मैंने सर उठाया। उनकी आंखों में नमी थी, लेकिन ये आंसू नहीं थे, ये किसी दबे जज्बात की गवाही थी। मैंने सिर्फ इतना कहा, रवानी मिल जाए तो जिंदगी का पंखा भी बगैर शोर के चलता है। एक लम्हे को हम दोनों खामोश हुए, मगर उस खामोशी में एक मायदा तय पा चुका था, बगैर जुबान के, बगैर वादे के। मैं मामूल पर अपने रोजमर्रा के काम करता रहा, मगर हर रात जब फ्लैट की खामोश दीवारें मेरे गिर्द सन्नाटा बुनने लगती, तब आंटी के वो लम्हे याद आने लगते। एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो आंटी हाथ में कुछ कपड़े लिए खड़ी थी। कहने लगी, भाई आपको तकलीफ होगी, मगर मेरी वॉशिंग मशीन बंद हो चुकी है। कुछ लोग तो कहते हैं उसकी मोटर जाम हो चुकी है, पर मुझे लगता है बस थोड़ा सा साथ चाहिए। मैं मुस्कुरा पड़ा। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये औरत हर बार मुझे ही क्यों याद करती है, मगर शायद वो जानती थी कि मैं चीजें ठीक करने का फन जानता हूँ, चाहे वो मशीन हो या दिल हो। उनके कमरे में दाखिल होते ही खामोशी कुछ गहरी होने लगी। मैंने मशीन का ढक्कन खोला। वाकई कुछ पाइप पुराना हो चुका था। हाथ गीले करने के लिए मैंने वॉश बेसन पर पानी लिया। आंटी पास खड़ी थी। उनके बाल खुले हुए थे और एक खुशबू उनके वजूद से बहुत तेज आ रही थी। कहने लगी, भाई अगर हाथ गीले हो चुके हैं तो फिर एक छोटा सा काम और करें। मेरे कंधे में आज भी वही खिंचाव है। मैंने पलट कर देखा। उनकी आंखों में कोई शर्म नहीं थी, ना सवाल था, सिर्फ एतमाद, सिर्फ तलब, सिर्फ एक बेआवाज इल्तिजा थी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, बस 1-2 मिनट रुक जाएं। मैंने हल्का सा तेल हाथ पर लगाया और नरमी से उनके कंधे पर लगाना शुरू किया। उनकी सांसें आहिस्ता आहिस्ता गहरी होने लगीं। कहने लगी, भाई क्या आपको लगता है लम्स सिर्फ जिस्म को नहीं, दिल को भी नरम करते हैं? मैंने आंटी की बात का जवाब नहीं दिया, सिर्फ अपने हाथ का दबाव थोड़ा सा नरम कर दिया। आंटी फिर कहने लगी, पता है मेरे शोहर जब जिंदा थे तो इतनी नरमी कभी नहीं मिली। शायद जिंदगी में हर रिश्ता शोर करता है, मगर कुछ लम्हे सिर्फ चुप में मुकम्मल होते हैं। वो आहिस्ता से बोल रही थी, उनके अल्फाज मेरे अंदर उतर रहे थे। मैंने उनकी गर्दन पर हल्के से उंगलियां फेरी और उनका बदन एक पल को लरस गया था। आंटी कहने लगी, कभी कभी लगता है जैसे आप सिर्फ ऑयल नहीं, मेरी अधूरी सांसें भी ठीक कर रहे हैं। मैं झुक कर मशीन बंद करने लगा। दिल की रफ्तार बहुत तेज थी, मेरे हाथ कांप रहे थे, मगर जाहिरी तौर पर मैं मुकम्मल काबू में था। मैंने कहा, मशीन अब चलने लगी है। मैंने हर जोड़ पर तेल लगा दिया। आंटी कहने लगी, और मेरे जोड़ पर? ये सवाल जैसे हवा में रखा गया हो। मैं उसका जवाब दिए बगैर उठा और मैंने आहिस्ता से कहा, जो बातें जुबान पर आ जाएं वो अक्सर टूट जाती हैं। बेहतर है कि कुछ लम्स, कुछ चुप और कुछ राज बस रख लिए जाएं। आंटी मेरी बात सुनकर खामोश रही। वो सिर्फ मुस्कुराती रही और ये मुस्कुराहट किसी शुक्रिया की नहीं थी, बल्कि एक नई कहानी की पहली किस्त थी। जो रात शायद आम रातों जैसी थी, मगर मौसम ने जैसे कोई फैसला कर लिया था। बाहर आसमान पर काले बादल थे, बिजली चमक रही थी और कमरे में एक अजीब सी बेचैनी का एहसास था। अचानक दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। वही नरमी, वही वक्त और वही चेहरा था। आंटी सामने खड़ी थी, हाथ में एक कपड़ा उठाया हुआ था जो बारिश में भीग चुका था। कहने लगी, भाई घर की सफाई करते वक्त मेरा हाथ फिसल गया। मेरी कोहनी में सख्त दर्द हो रहा है और शायद एक बार फिर वही जरूरत है। मैं खामोशी से पीछे हटा तो वो मेरे कमरे में दाखिल हुई।
आज वो मामूल के मुकाबले में थोड़ा मुख्तलिफ लग रही थी। कपड़े हल्के थे मगर मुकम्मल हिजाब में थी। मैंने तेल उठाकर मेज पर रखा। मैंने तेल खोला, कमरे में महक फैल गई और जैसे ही पहला लम्स उनकी कोहनी पर गया, वो एक गहरी सांस के साथ कहने लगी, कभी कभी दिल करता है कि कोई हमें छुए नहीं, सिर्फ महसूस करे, बगैर किसी नियत के, बस जरूरत के तहत हो। मैंने दिल में सोचा, ये लम्स अब सिर्फ जरूरत नहीं रहा, ये राब्ता है, ये एक खामोश मायदा है। उनके कंधे पर जब मैंने हाथ रखा तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनकी सांसों में अब वो रवानी थी जो शायद बरसों के बाद लौटी थी। आंटी कहने लगी, भाई क्या आपको कभी लगा कि कुछ रिश्ते ऑयल चेंज जैसे होते हैं? ना निकाह की जरूरत, ना वादे की, बस वक्त पर थोड़ी गर्मी, थोड़ा लम्स और चीजें फिर से चलने लगती हैं। मेरे हाथ उनकी पुश्त की जानिब जाने लगे। वो थोड़ा सा झुक चुकी थी, जैसे खुद को मुकम्मल तौर पर मेरे हवाले कर दिया हो, मगर खामोशी से, मुकम्मल भरोसे से। कहने लगी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आपका हर लम्स मेरे अंदर कुछ खोल देता है, जैसे बरसों का जंग साफ हो रहा हो। मैंने उनकी कमर के निचले हिस्से पर तेज